हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स की 11th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 7 है ये। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन दो बॉडी के, कोई भी दो बॉडी हो सकती है, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, वो अपने आप अपनी पोजीशन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के साथ बंधा हुआ है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशन से। या एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, अगर इसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। या बारिश जो होती है वो नीचे की तरफ आती है। जब एक आदमी किसी ऊंची जगह पे, किसी पहाड़ के ऊपर जाता है तो थकान महसूस करता है, पर वो जब नीचे आता है तो थकान महसूस नहीं होती या कम होती है। इन सब के पीछे क्या कारण है? ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये नहीं है कि अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, हर एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। हमारे यूनिवर्स में कोई भी जो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अच्छा देखो, उसके बाद एक गैलीलियो, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से नीचे की तरफ छोड़ा, उन्होंने सेम हाइट से। अब एक की अलग हो सकता है, दूसरा अलग था। इन्होंने क्या नोटिस किया, दोनों सेम टाइम पे, बिल्कुल सरफेस पे सेम टाइम पे आते हैं। ठीक। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने किया कि जब बॉडी नीचे की तरफ फॉल करती है टुवर्ड द अर्थ, उनका दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आती है। बाद में जो इन्होंने जो वैल्यू निकाली थी, बाद में उसको एक्सपेरिमेंटली भी निकाल लिया गया, जिसको स्मॉल जी हम कहते हैं। ठीक। एक और साइंटिस्ट आए थे, टाइचो बैरे। ये डेनमार्क के थे। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी प्लेनेट को देखते हुए। ये हमेशा प्लेनेट को देखते थे और उनकी पोजीशन और उनका टाइम पीरियड सबको नोटिस करते थे। और उन्होंने क्या किया, एक इन सबका रिकॉर्ड अपने पास रखा। फिर आए केपलर। केपलर ने इनके सारे रिकॉर्ड को पढ़ा, एनालाइज किया और अपने 3 लॉ उन्होंने दिए, जिनको कहते हैं लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जिसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। केपलर के डेटा को, केपलर की स्टडी को न्यूटन ने पढ़ा और इन्होंने कौन सा रूल दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों हमको आज की इस क्लास में पढ़ने हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हजारों सालों से इंसान जब भी देखता है चांद को, सूरज को या दूसरे ग्रहों को, तो उसके दिमाग में हमेशा ही कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है। उसी तरह एक थी जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। किसने दी थी? टोलमी, इन साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट नहीं कह सकते, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे ये, 2000 साल पहले। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है और सारे जो ग्रह है वो अर्थ के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे सन भी है, मून भी है और बाकी और भी ग्रह है। तो जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सब इसके चक्कर लगाते हैं। इस यूनिवर्स में पूरा यूनिवर्स अर्थ के चक्कर लगाते हैं। इस थ्योरी को नाम दिया उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये 2000 साल पुरानी बात है। उस टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। बस इन्होंने क्या किया था, आसमान में देखते थे, सूरज निकल रहा है, फिर ढल रहा है, चांद भी निकलता था, तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि अर्थ के सब चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पर बाद में, अब जो हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्ट, 498 एडी, 498 एडी, ये क्या करते थे? ये भी बड़े क्यूरियस थे। ये हमेशा आसमान को देखते रहते थे। उन्होंने भी क्या किया, सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स और डे और नाइट कैसे होते हैं, इस चीज के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया, एनालाइज किया और डाटा भी इकट्ठा किया। ठीक है। पर क्या हुआ कि इनकी जो बातें थी वो वेस्टर्न तक नहीं पहुंच पाई, बाकी साइंटिस्ट तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद 1543, लगभग लगभग 1000 साल बाद कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने क्या कहा, उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन जो है वो स्टेशनरी है और अर्थ और बाकी प्लेनेट इनके चक्कर लगाते हैं। तो सन रुका हुआ है, बाकी प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। जो 2000 साल पहले थ्योरी दी थी वो जियोसेंट्रिक थी, तो वो गलत प्रूफ हुई। इन्होंने अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी कि सन बीच में है, बाकी सब इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है। फिर केपलर ने क्या किया, प्लेनेटरी मोशन के अपने लॉ दिए, जिसको कहते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पहला लॉ क्या कहता है, जिसका नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि जो सन के चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें सन क्या है, किसी एक फोकस पे है। एक फोकस यहाँ पे होता है इलिप्टिकल का, एक यहाँ पे होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे है और सारे प्लेनेट इसके चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये जो लंबे वाली लाइन है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस।
इस पॉइंट को, जो सबसे दूर पॉइंट है, इसको कहते हैं एपहेलियन और इसको पेरिहेलियन, ठीक है। और ये हो गया फोकस। तो केपलर का फर्स्ट लू कहता है कि अर्थ जो चक्कर लगाती है, ये जो कोई भी प्लेनेट जो चक्कर लगाता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है सन के। फिर आते हैं दूसरे पे। देखो बच्चों, केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पे सन है, मान लेते हैं अर्थ का ही देख लेते हैं। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है। मान लेते हैं अर्थ ए से बी तक जाती है। ए से बी तक जाने में मान लेते हैं टाइम दोनों का सेम है। अर्थ ने एक दिन में ए से बी तक जाने में टाइम में अपनी तरफ से मान रहा हूं कि मान लेते हैं 1 डे। एक दिन में अर्थ जो है ए से बी तक गई। जो एरिया अर्थ ने कवर किया, एरिया, वो ही इसके इक्वल होगा। मान लेते हैं सी से डी तक आने में भी अर्थ को एक दिन लगा। अगर यहां से यहां तक जाने में एक दिन लगा, यहां से यहां तक आने में एक दिन लगा, तो दोनों एरिया सेम होंगे, ठीक है। तो अगर ए से बी तक जाने में जो एरिया आया वो ही सी से डी तक जाने में आएगा। यहां से भी जो एरिया मिलेगा वो सेम होगा। तो मान लेते हैं A1 और A2 दोनों सेम होंगे, जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लेनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया। जो एरिया स्वीप कर रहा है ए से बी तक जाने में, वो दोनों जगह इक्वल होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ये तो बड़ा सा एरिया लग रहा है, छोटा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। एरिया जो होता है वो सेम होता है अगर दोनों का टाइम सेम है। ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है, सी से डी तक आने में जो टाइम लग रहा है, अगर दोनों टाइम सेम है तो एरिया भी इक्वल होंगे। ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझो, उसको मैं भी बताता हूं। जैसे यहां पे अब सन से क्या है, ज्यादा दूर है अर्थ। ज्यादा दूर होने की वजह से ये जो वेलोसिटी है ये कम होगी। अर्थ जब यहां पे होगी तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, अगर जो सोर्स है उससे दूर है कोई बॉडी एक्सिस से, इसी के तो एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, अगर बॉडी एक्सिस से दूर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे ही वो जो मास है एक्सिस के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। कुछ एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे, जैसे सर्कस में कोई एक्रोबैट क्या करता है, जब वो किसी घूमने वाले उस पर खड़ा हो जाता है प्लेटफॉर्म पे, अगर अपने हाथ वो खोल लेता है तो धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, और जैसे ही वो अपने हाथ को अंदर की तरफ कर लेता है तो वो तेज घूमना शुरू कर देता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बदलने से वेलोसिटी भी बदल जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो आराम आराम से घूमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो तेजी से घूमेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ता है, दूरी के हिसाब से। दूर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम, पास होगे तो वेलोसिटी ज्यादा। बेसिकली जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम होता है, डायरेक्शन को बदलना, मतलब ऑब्जेक्ट को घुमाना। तो ये इसके पास है तो इसको जल्दी जल्दी घुमाएगा, ये दूर है तो थोड़ा आराम आराम से घुमाएगा। पर अगर टाइम इक्वल है तो दोनों का एरिया भी इक्वल ही आएगा। अब समझो, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एल जो होता है वो होता है 2m चेंज इन एरिया डिवाइड बाय dt। अब समझो, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है हमारा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी अंदर की तरफ लग रहा है, आर भी अंदर की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 डिग्री के, ठीक है। तो अगर बॉडी पे टॉर्क जो है, नेट टॉर्क 0 लग रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये dl डिवाइड बाय dt। अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब L क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स सिर्फ अर्थ का और सन का है, कोई तीसरी बॉडी यहाँ पे नहीं है जो फोर्स लगा रही है। अगर L कांस्टेंट होगा, देखो L होता है ये 2m चेंज इन एरिया डिवाइड बाय टाइम, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो dA डिवाइड बाय dt भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर जो एरिया का चेंज होने का टाइम है, अगर टाइम इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं एक दिन में इसको यहां से यहां तक जाने में जो एरिया कवर करेंगे वो ही यहां पे भी करेंगे, तो इसका मतलब L1 इक्वल टू है L2। अब L1 कैसे लिख सकते हैं, ये होता है मास m तो दोनों जगह सेम ही है, एक ही प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, इसको मान लेते हैं a, और यहाँ पे रेडियस कितना है RA, इक्वल टू होगा m, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है VP RP, मास से मास कट जाएगा तो VA RA इक्वल टू VP
आरपी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन यहाँ पे होगा। तो केपलर लॉ सेकंड लॉ कहता है ये। अब देखो बच्चों, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, जिसको लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। एक प्लेनेट एक पूरा चक्कर लगाता है, जो टाइम पीरियड इसका होता है टी, टी को कहते हैं हम टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। मतलब ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसके, ये वाली वैल्यू जितना दूर होगी, प्लेनेट जितना दूर होगा, उसको पूरे चक्कर सन का लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा। जितना प्लेनेट के पास होगा, मतलब सन के पास होगा प्लेनेट, उतना ही कम टाइम लगेगा। तो अर्थ मान लेते हैं, अर्थ से पीछे क्या है, जुपिटर। तो जुपिटर को ज्यादा टाइम लगता है सन का चक्कर लगाने में, और अर्थ से पहले क्या आते हैं, मरकुरी वगैरह आते हैं, वो कम टाइम में चक्कर लगा लेते हैं। अर्थ तो 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। जो प्लैनेट अर्थ के बाद आएंगे वो थोड़ा उनको ज्यादा टाइम लगेगा, और जो अर्थ से पहले होंगे उनको कम टाइम लगेगा। और ये चीज कैसे प्रूव हुई थी हम आगे देखेंगे, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तब हमको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये तो पूरी मेजर एक्सिस है, सेमी का मतलब आधी, ठीक है। ये तो ये हो जाता है हमारा केपलर का थर्ड लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे केपलर ने जो है ये ग्रेविटेशन के बेस पे नहीं निकाला था, उन्होंने डाटा को ऑब्जर्व किया था तब निकाला था, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट के उन्होंने टाइम पीरियड निकाले थे और उनकी सन से डिस्टेंस निकाली थी, तब जाके उन्होंने ये वाला रूल अपना दिया था, क्योंकि ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके बाद आया था। अब बात आती है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स या ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्सल के अंदर जो भी दो बॉडीज है, दोनों सभी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अच्छा, अब आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये हमें न्यूटन ने ही बताया था जब उनके सर पे सेब गिरा था 1665 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को या दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों मास को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, मान लेते आर है, आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो आर डिस्टेंस है इसके सेंटर से सेंटर की है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कैपिटल जी यहाँ पे लिखा m1 m2 r स्क्वायर। जो f होता है, g होता है, यहाँ पे g को नाम दिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन करूं मैं, मान लेते दो ऑब्जेक्ट है, एक 1 किलोग्राम का, ये 1 किलोग्राम का है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये भी 1 किलोग्राम का है, उनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो जो ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, वो कितना होगा, g मल्टीप्लाई 1 और बीच की दूरी भी कितना है 1। तो जितना भी फोर्स ये लगाते हैं वो हो जाता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो जब डाटा ऑब्जर्व किया तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 6.67 10⁻11। यूनिट क्या बनेगी इसकी, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो इधर न्यूटन, ये मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मास जब ऊपर जाएंगे तो पर किलोग्राम, ठीक है। ये होती है इसकी एसआई यूनिट। अगर बात करो इसके डायमेंशन की, तो इससे इसकी डायमेंशन को भी लिख सकते हो। तो ये होती है इसकी डायमेंशन। अब बात करते हैं कि चलो इन्होंने ये लॉ तो दे दिया, इसके सपोर्ट में भी तो कुछ होना चाहिए, एविडेंस दिखाने के लिए कि ये जो फॉर्मूला है ये आपने सही दिया है। तो इसके बेस पे क्या एविडेंस है वो देखते हैं। जो सपोर्ट में एविडेंस है वो देखो, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब जो मून इक्लिप्स होता है, मून इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। होता क्या है कि कभी कभी जो मून है वो अर्थ जो है बीच में आ जाती है, जो सन की लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाती, तो मून कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी पूरा तरह नहीं हो पाता। तो जब लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी नहीं तो हमको वो नहीं दिखाई देता, तो उस दिन चांद नहीं निकलता, तो हम कहते हैं कि वो मून इक्लिप्स हो गया। या चांद कभी कभी दिखता है तो थोड़ा बहुत ही दिखता है, ठीक है। दूसरे केस में सोलर इक्लिप्स,
हमको सन जो है वो आधा अधूरा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अर्थ यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, इनके बीच में मून आ जाता है। तो मून थोड़ा बहुत हिस्सा सन का कवर कर लेता है, तो हम उसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। या आपने देखा होगा रात के टाइम जो सी हमारा है उसके अंदर टाइड्स होते हैं। मून की वजह से यहाँ पे टाइड आते हैं, तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो लगेगी, क्योंकि ये जो पानी है इसको मून अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। फिर बात आती है सैटेलाइट की। जो अब हमने मॉडर्न क्या है सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है उसको यूज करते हैं, और हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं कि एक सैटेलाइट कितनी देर में पूरा एक चक्कर लगा लेता है या कितनी हाइट पे वो है। वो सारी कैलकुलेशन हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कर लेते हैं। तो ये सारे एविडेंस इसके सपोर्ट में दिए जाते हैं जो न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशनल का लॉ दिया था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ इंटरविंग मीडियम। ये दो मास किसी भी मीडियम में रखे हो उनके बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। दूसरा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडी। मान लेते दो बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, इन दोनों के बीच में मान लेते एग्जांपल 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कोई तीसरी बॉडी अगर हम यहाँ रखें तो उस बॉडी की वजह से इनके बीच में लगने वाला फोर्स नहीं बदलेगा। वो बॉडी अपना फोर्स लगा सकती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर जो 2 न्यूटन पहले लग रहा है वो 2 न्यूटन घट के 1 न्यूटन या 3 न्यूटन नहीं होगा। तो फोर्स इनका तो जो है वो रहेगा, कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है उसका जो फोर्स है वो अलग रहेगा। और जो हम नेट निकालते हैं फिर इन सबका वेक्टर सम करके निकालते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो किसी बॉडी के होने या ना होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा वो बना रहेगा, चाहे इनके चारों तरफ कितने भी बॉडी रखी हो। ठीक है। ये नेचर और साइज पे डिपेंड नहीं करता जब तक कि दोनों बॉडी का मास और उनके बीच की डिस्टेंस को सेम रखो। ठीक है। मान लेते हैं ये बॉडी है, ये कंप्रेस करके रखी हुई है, या इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके रखो। जब तक दोनों के मास सेम रहेंगे, जो पहले थे वही बाद में रहेंगे, और इनका डिस्टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज नहीं होगा। ठीक। अच्छा, कुछ और बातें। ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है या एग्री करता है। कहने का मतलब जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगा रही है उतना ही ये बॉडी इस पे भी लगाएगी। इक्वल और अपोजिट फोर्स हमेशा लगता है। हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो अर्थ जितना फोर्स हम पे लगाती है हम भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगाते हैं। मतलब वो रिएक्शन होती है। अर्थ का फोर्स तो एक्शन है, और जो मतलब हमारा जो वेट है वो वेट क्या होता है, बॉडी अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है, वो एक्शन होता है, और उसी के साथ साथ तुरंत ही रिएक्शन भी वहां पे लगती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। फिर आता है सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बॉडी के सेंटर टू सेंटर हम कैलकुलेट करते हैं, सेंटर से ही इसको मान के चलते हैं कि एक बॉडी के सेंटर से ही दूसरी बॉडी के सेंटर पे फोर्स लगता है। फिर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी वर्क करेगा वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। हाँ, कौन सा पाथ चूज किया गया है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आने में, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था या पिछले वीडियो में पढ़ा है, जब हम एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटरी फोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने जो ये वाला पढ़ाया था कि किसी दूसरी बॉडी के होने या ना होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है। देखो सन यहाँ पे है, ये अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो जुपिटर के होने से बदलेगा नहीं। जुपिटर अपना अलग फोर्स लगा सकता है अर्थ के ऊपर, सन का अलग है, मून का अलग है। तो इन तीनों के जो फोर्स है वो अलग अलग होंगे, पर इन दोनों का फोर्स जो है इन तीनों का आपस में एक दूसरे को कम या ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है। फिर बात आती है, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे। ये 2 पॉइंट मास लिए हैं m1 और m2, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r1, इसका r2। तो पहले हम एक काम करते हैं, F12 निकाल लेते हैं। F12 का मतलब हमने माना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जिसकी वजह से फोर्स लगता है वो नंबर बाद में लिखते हैं। ठीक है। तो पहले लिखेंगे कैपिटल G, m1 m2। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ही सेम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को सेम ही रखो r², इसको बदलने की जरूरत नहीं है, सेम ही है। डायरेक्शन क्या है F12 की, ये 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 to 2। उसी तरह F21 G m1 m2 डिवाइड बाय r²। F21 की डायरेक्शन क्या है 2 to 1।
ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है। जो F21 की वैल्यू है वो माइनस F12 की वैल्यू है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज है। तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगा तो F21 हो जाएगा मेरा माइनस के GM1 M2 और स्क्वायर। अब देखो ये था F12, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो आ गई यहाँ पे, तो F21 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F12। तो ये एग्री करता है न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है, एग्री करता है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे बॉडी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, जैसा कि हमने अभी कहा था। अब आते हैं सुपरपोजिशन पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बॉडी रखी हुई है, इसके चारों तरफ कुछ बॉडी है, एन बॉडी हो सकती है, पर मैंने अभी 4 ही मानी है, एन तक भी मान सकते हैं। इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा, जीरो के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा वन बॉडी से, वो लगेगा सेकंड बॉडी से, वो लगेगा थर्ड बॉडी से, और ऐसे करते करते हम एन तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल जी तो सेम रहेगा, ये जो बॉडी है M0 ये भी सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ क्या बदलेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हो सकता है ये सारी डिस्टेंस अलग अलग हो। तो M1 की वजह से फोर्स लगा, और डिस्टेंस कितना है M1 से, R01 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रहेगी 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, कैप लगाओ। M2 R02 R02 कैप। ऐसे करते करते हम n तक जा सकते हैं, Mn R0n R0, यहाँ पे आएगा स्क्वायर कैप, ठीक है। अब इसको सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, GM0। इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, हम जब सिग्मा लगा सकते हैं यहाँ पे। तो I इक्वल टू 1 से n MI R0I स्क्वायर R0I, ठीक है। तो हमने इसको सबको सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया है। तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट नहीं कर सकते, मान लेते इसका 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, और सबको ऐड डायरेक्टली करना है, नहीं, वेक्टर सम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी किसके लिए होती है, अर्थ के लिए। अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि अर्थ हमारी खास है, तो इसलिए इसका नाम हमने अलग से दे दिया। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब अर्थ क्या करती है, अर्थ के ऊपर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा ये उस पर अपना फोर्स लगाती है, या इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर भी फोर्स लगाती है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ होता है। ये बॉडी रखी हुई है, इसका मास हो गया m, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, वो होगा mg, और यही बॉडी का वेट होता है, ठीक है। g जो होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता था m मल्टीप्लाई a, अब a को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे g लगा दिया है, क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, देखो फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू mg। अगर हम यहाँ पे m को ले लेते हैं 1 किलोग्राम, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1 इंटू जी, मतलब कि g। तो अर्थ का जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट या ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास ऑफ ए बॉडी प्लेस नियर और सरफेस ऑफ अर्थ। देखो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 किलोग्राम का, ठीक है, इसका मास है 1 किलोग्राम। तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, जिस पे फोर्स लगेगा वो g के बराबर होगा। और ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट करके आई है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास, ये भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और ये होता है जब कोई बॉडी अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जो उसका वेट होता है वो ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मान लेते ये अर्थ है जिसकी रेडियस हो गई r, अर्थ का जो मास है m है, और हम अर्थ का मास मान के चलते हैं कि इसके सेंटर पे लाई करता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे सेम वही। इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास हो गया स्मॉल m।
अब देखो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो ये अर्थ हमारी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएगी, जो कि न्यूटन से हमने निकाला था जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दूसरी बात, अब देखो जो ये पुल है, जो इसका वेट है, ये कितना है एम जी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, मतलब कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी एम आर स्क्वायर, ठीक है। और जी की जो वैल्यू 9.81 जो हम यूज करते हैं वो यहां से ही आई है। जी की वैल्यू कितना होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया। जो हम मास ऑफ अर्थ लेते हैं, मास ऑफ अर्थ लिया जाता है लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और जो अर्थ की रेडियस है वो ली जाती है 6400 किलोमीटर, या इसको आप मीटर में भी बदल सकते हो, ठीक है। इन सब की वैल्यू को यहाँ पे रख के हमको जो जी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये वाली जो वैल्यू है ये अर्थ के सरफेस पे वैलिड है और थोड़ा बहुत ऊंचाई पे। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊपर चला गया रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक ठाक ऊपर चला गया, तो ये वाली वैल्यू चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज होगी हम अभी देखते हैं। अर्थ की शेप की वजह से भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है और अर्थ के घूमने की वजह से भी चेंज हो जाती है। दूसरी बात, इस फॉर्मूले का यूज करके हम अर्थ का मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मान लो कि ये जो वैल्यूज है ये हमने यहाँ पे रखी तो जी आ गई, या अगर हमको जी पता हो तो हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। समझो, मान लेते हैं हमको अर्थ का मास निकालना है, तो अर्थ का मास कितना होगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी, तो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। अगर मान लेते हैं हमें अर्थ का मास नहीं पता, अर्थ का मास तो बाद में आया होगा ना, स्मॉल जी की वैल्यू निकालना आसान है। किसी ऑब्जेक्ट को नीचे, ऊपर से नीचे छोड़ो तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो जी की वैल्यू रखेंगे 9.81, आर की वैल्यू जो है इसको लिख सकते हैं हम 6.4 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। इसको मीटर में अगर बदला तो जी की वैल्यू 6.67 10⁻11। यहां से कैलकुलेट करके ही हमारा जो मास है वो लगभग इतना आया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में 6 × 10⁻24 किलोग्राम आया है, ठीक है। उसी के हिसाब से, ठीक है, समझ जाना मास ऑफ अर्थ है। हम अर्थ की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। वैसे अर्थ की डेंसिटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि अर्थ के अंदर काफी सारी रॉक्स भी है, लिक्विड भी है, लावा भी है। पर एक मोटे मोटे तौर पर अगर हमें अर्थ की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अर्थ की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अर्थ की वॉल्यूम निकलेगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां से जो हम आर की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ठीक है, और मास की वैल्यू यहां से लिखेंगे, तो जो अर्थ की डेंसिटी आई है तो वो आई है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब कि पानी से 5.5 गुना ज्यादा, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ये। वैसे अर्थ की ग्रेविटी अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग सरफेस, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारी सरफेस है। तो ये तो थी ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू चेंज कैसे होती है वो हम देखते हैं, हाइट और डेप्थ के हिसाब से चेंज कैसे होती है। देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक h हाइट पे और रेडियस कितना हो गई r, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई r + h। सरफेस की बात करें तो g की वैल्यू क्या आएगी जी एम आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा वो आएगा जी एम, टोटल हाइट हो गई r + h होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो जी एच डिवाइड बाय जी, हमको मिलेगा जी एम आर + h होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर और ये जी एम, ये कट, तो हमको मिलेगा जी एच डिवाइड बाय जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय r + h होल स्क्वायर, ठीक है। समझो, अगर h जो है काफी कम है r के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे बदलेगी, ध्यान देखो। यहाँ पे लिखेंगे जी एच अपना जी, 9 मत समझ लो, इसको जी है ये। अब हम क्या करते हैं, नीचे से r कॉमन ले लेते हैं, तो r स्क्वायर नीचे हो जाएगा r स्क्वायर 1 + h डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब r से r कट। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ऊपर लेके जाऊं
तो मुझको मिलेगा जी एच डिवाइड बाय जी 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर, पावर हो जाएगी -2। और बाइनोमियल में हमको पता है अगर ये वाली वैल्यू काफ़ी कम है, क्योंकि आर काफ़ी बड़ा है, एच काफ़ी स्मॉल है, तो ओवरऑल वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाती है। तो बाइनोमियल को कैसे ओपन करते हैं, ये 2 है, ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा जी एच डिवाइड बाय जी 1 माइनस 2h डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारी ग्रेविटी की। ठीक है, जी को उधर भी लेके जा सकते हो, तो वैल्यू बन सकती है तुम्हारी जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइड बाय आर। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हाइट के हिसाब से वैल्यू जो है 1 से कम हो गई ना, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ कम हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्थ की। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पे डी डिस्टेंस, डी डेप्थ तक हम एक ऑब्जेक्ट को लेके आए, इस पॉइंट पे हमको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले इस पूरी अर्थ का जो मास है कैपिटल एम है, और अंदर वाला जो सर्कल बना है, क्योंकि अब जो फोर्स लगाएगा ये अंदर वाला ही तो लगाएगा, जितना ही मास है इसको हमने एम डैश मान लिया। तो एम डैश कितना आएगा, ये होता है हमारा डेंसिटी, जो अर्थ की डेंसिटी है और जो इतने पार्ट की वॉल्यूम है। ठीक है, वी डैश। तो डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम कितना होगी 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एम डैश। दूसरा अगर मैं निकालू एम, और हमारा एम क्या होगा, जो ओरिजिनल है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम लेनी पड़ेगी हमको ये। ठीक है, अब हम अपना 4 रखते हैं, जो हमारी जी की वैल्यू थी वो थी हमारी सीधे था जी एम आर स्क्वायर, और जो डेप्थ हम निकालेंगे डी जी डी, वो आएगी हमारी जी एम डैश आर माइनस डी होल क्यूब। अब फिर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जी डी को डिवाइड कर देते हैं जी से, तो ये हो जाएगा हमारा जी एम डैश आर माइनस डी क्यूब। इधर आ जाएगा हमारा ये आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, जी और एम। अच्छा, जी से जी कैंसिल। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, तो जी डी डिवाइड बाय जी, एम डैश की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी, ये रही म्यू 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब डिवाइड बाय आर माइनस डी। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये आ जाएगा मास इंटू वॉल्यूम। देखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एक गलती से 3 लिखा गया है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, इधर है आर स्क्वायर। एम की वैल्यू थी ये डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। अब ठीक है, अच्छा इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कट, जैसे कि 4π/3 ये कट, इससे ये कट, तो हमें जो मिलेगा यहाँ से, अच्छा इसकी पावर से ये एक पावर बची सिर्फ, और इससे कट करोगे तो यहाँ पे एक पावर बचेगी, तो जी डी डिवाइड बाई जी, ऊपर सिर्फ बचेगा आर माइनस डी, और नीचे मिलेगा सिर्फ आर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा सा लिखेंगे करके, तो जी डी डिवाइड बाई जी, आर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर, और अगर जी को भी इधर लेके आना है तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन डेप्थ के हिसाब से। ठीक है, अच्छा एक स्पेशल केस करते हैं, इफ डी इक्वल टू आर, अगर हम बिल्कुल सेंटर पे ही चले गए, ठीक है, डेप्थ जो है सेंटर पे ही है, तो यहाँ पे आर रखोगे, तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस आर डिवाइड बाई आर, तो ये भी 1, तो आंसर आ गया 0। तो अर्थ के सेंटर पे कोई भी ग्रेविटी आपको नहीं लगेगी, फोर्स 0 हो जाएगा, वेट लेस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमको नहीं पता ये सच होता है नहीं, अर्थ के सेंटर पे क्या है आज तक ये भी नहीं पता चला, पर थ्योरेटिकल हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डेप्थ और हाइट के हिसाब से कैसे हमारी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। अब कुछ देख लेते हैं शेप की वजह से, वैसे वो सिलेबस में नहीं है पर देख लेते हैं कि शेप की वजह से ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। अब देखो बच्चों, जी की जो वैल्यू होती है वो थी जी एम आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला है। अब क्योंकि अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर तो नहीं है, थोड़ा अंडाकार कहते हैं ना, इलिप्स टाइप की, उस टाइप की अर्थ है। अर्थ की जो शेप है थोड़ी वो बिल्कुल परफेक्ट राउंड नहीं है, इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन, और इस पॉइंट को कहेंगे हम इक्वेटर। ये हो गया हमारा पोल। देखो आरपी की जो वैल्यू है वो कम होती है इक्वेटर से। ठीक,
तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो जी यहाँ पे कितना होना चाहिए, कम। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो इधर से इधर जाओगे तो जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ी बहुत मात्रा में, ठीक। दूसरी बात, अर्थ अपने सरफेस पे और अपने एक्सिस पे घूमती भी तो है। घूमने की वजह से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये हमारा इक्वेटर और ये पोल। तो अब हम जब इसको देखेंगे, अर्थ जब घूमेगी तो इसके ऊपर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ तो ग्रेविटी लग रही है, पर कोई ऑब्जेक्ट जब घूमता है तो बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। इस फोर्स की वजह से जो अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ कम हो जाएगा मतलब कि जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो कैलकुलेशन हमने की है वो अगर देखें तो ये आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा क्या है, एंगल। तो ये वैल्यू जो है कुछ कम हो जाती है। अच्छा देखो, जितना यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई है, और बात करें इस वाले पॉइंट की, ये वाला पॉइंट हमेशा स्टेशनरी ही रहता है, ये घूमता नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट ही घूमता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्रेविटी की कुछ कम है। तो इन दोनों फैक्टर को अगर देखें तो इक्वेटर पे ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं कि 9.8 से सीधा ही 5 पे आ गई या 4 पे आ गई, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, ठीक है। पॉइंट्स में ही जो जी की वैल्यू है वो चेंज होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक मास है यहाँ पे, ये हो गया एम, और कहीं पे भी अगर दूसरा मास है तो ये बिना उसको टच किए हुए कैसे फोर्स लगा देता है। अगर हमको किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है तो उसको टच करना पड़ेगा। आपको किसी बुक को उठाना है तो उसको टच तो करना पड़ेगा, बिना टच करे कैसे बुक को उठाएंगे। पर अर्थ या तो कोई दूसरा मैटर किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिना उसको टच किए। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो ये काम किया जाता है फील्ड के द्वारा। तो एक मास जो होता है उसके चारों तरफ होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे एक मास हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा छोटा मास है यहाँ पे अगर रखा है तो क्या होगा, इनके बीच में फील्ड होगा। इस मास के चारों तरफ फील्ड होगा, जो फील्ड इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो फील्ड जो है एक माध्यम है फोर्स को अप्लाई करने का, ठीक है। जैसे समझो हमारे हाथ में एक स्टिक है, एक डंडा है, हम उस डंडे से फोर्स लगा सकते हैं ना, किसी दूसरी बॉडी को धकेल सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ नहीं जा रहे पर डंडा तो जा सकता है। उसी तरह समझो इसके ना दिखाई देने वाले हाथ इसको जाके टच करते हैं और इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। अब इसकी इंटेंसिटी कितना होती है, अगर मान लेते ऑब्जेक्ट पास में है तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस मास को मान लेता हूं मैं एम नोट, यूनिट मास इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब इस जो फील्ड है इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। मान लेते हैं अगर इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे या इस पॉइंट पे रखेंगे तो लगने वाला फोर्स जो होगा अलग अलग होगा। तो जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी होती है फोर्स डिवाइड बाय यूनिट मास। कि ये जो यूनिट मास है ये जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, मान लेते इस पॉइंट पे, तो ये जो इंटेंसिटी आएगी वो इस पॉइंट पे आएगी। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, इस पे मान लेते जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को इसके मास से डिवाइड करोगे तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की। हो सकता है इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ये वाला मास है और उसके मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ। ये हो गया ए, बी और सी। यहाँ पे एक वही एम नोट हमारा रखा हुआ है, ठीक है। एम नोट को कुछ भी मान सकते हो, मान लेते हैं ये 1 किलोग्राम है, ठीक। अगर मैं इसको सी पे रखता हूँ तो इस पे लगने वाला फोर्स होता है मान लेते हैं 10 न्यूटन, ठीक। तो सी पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 10 न्यूटन डिवाइड बाय 1, ठीक है, 1 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे। मान लेते हैं मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मास पे जो भी आ रही है इंटेंसिटी वो आ रही है मान लेते हैं 20 न्यूटन। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगी बी पे, 20 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब 20 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस भी पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है वो हम कर सकते हैं। फिर आते हैं इस पे, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो होगा जी
एम नोट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और एम नोट नीचे है तो एम नोट, इसको कट करेंगे तो इंटेंसिटी आ गई जी एम एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, जो भी पॉइंट होगा उसके बस डिस्टेंस हमको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और अगर बच्चों हमको उसको वेक्टर में लिखना है, अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूँ तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे इंटेंसिटी को, ये होती है हमारी माइनस जी एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस को लिया हमने क्योंकि फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स है, इसीलिए माइनस लेते हैं अट्रैक्शन के फोर्स में। और उसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं या डायमेंशन की, यूनिट तो ये हो गई, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो न्यूटन की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, तो उसकी डायमेंशन होगी एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की, ग्रेविटेशनल फील्ड के इंटेंसिटी की डायमेंशन हो गई। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पे रखा हुआ है 1 किलोग्राम का, इसको हमको बी तक लेके आना है, बस हम नहीं लाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आएगा ए से बी तक। जो भी इसको अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो ही इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल। अगर हम इसको पी तक लेके आएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पी तक लेके आएगा, तो जो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा वो ही इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डिवाइड बाय जिस मास को हम लेके आ रहे हैं, वो काफी छोटा मास रखना पड़ता है, ठीक है। तो वर्क डिवाइड बाय मास। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगी जूल पर किलोग्राम, ठीक है, जूल पर किलोग्राम। तो पोटेंशियल आपको वैसे काफी जगह पढ़ने को मिलेगा। इसकी डायमेंशन भी आप लिख सकते हो, डायमेंशन इसकी आएगी वर्क की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाय किलोग्राम की होती है एम। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस के टू, ठीक है। पर अब हमको लिखना है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, वैल्यू कितना होती है। अब इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स है वो कितना होगा जी एम एक्स स्क्वायर इस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स स्क्वायर पे है और ये डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है या डिस्टेंस तक आ जाता है बिना एक्सेलरेशन के, ये ध्यान रखना, बिना एक्सेलरेशन के हमको लाना है। तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इसके लिए खाली डी एक्स डिस्टेंस के लिए फोर्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब हमको फोर्स की वैल्यू रख लेनी है, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो हो गया इतने से पार्ट के लिए। अगर मुझको यहां तक लाना है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि मुझको इन्फिनिटी से लेके आना है और पी तक लेके आना है, तो हम ओवरऑल जर्नी का जो हम वर्क डन निकालेंगे वो निकालेंगे इन्फिनिटी टू आर, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क डन। जी एम को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा सिर्फ डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इन्फिनिटी टू आर। तो वर्क डन हो जाएगा जी एम 1 बाय एक्स स्क्वायर का होता है माइनस के 1 बाय एक्स, तो इन्फिनिटी टू आर। तो डब्ल्यू इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, माइनस जी एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो वर्क डन हो जाएगा जी एम डिवाइड बाय आर, और इसी को कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। यहां भी हमने पी से किया है, वैसे इसको ये मान लो, ठीक है, पी को रहने देना, सिर्फ पोटेंशियल के लिए वी लिख दो, वी सिंबल ठीक रहता है पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इस पॉइंट पे। अगर मैं इसको यहां पे लेके आऊं, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊं, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन्फिनिटी से इसको यहां तक लेके आया, तो इतना वर्क वो कर रहा है। अगर हम इसको यहां से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाए तो इतना ही वर्क हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये मास है इसको इन्फिनिटी से खींच के यहां तक लेके आया, जो एनर्जी खर्च हुई वो हो गई इतनी। तो अगर हमको वापस से इसको पी से इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो इतनी ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझो एग्जांपल, जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे इन्फिनिटी मान लो, ठीक, और ये हो गया पॉइंट पी। जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है इस मास को यहां तक लाने में, मान लेते कि 100 जूल वर्क इसने किया, ठीक है, और ये मास जो है 1 किलोग्राम का है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट कह सकते हो, जूल पर किलोग्राम कह सकते हो। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को वापस से पी से इन्फिनिटी तक लेके जाना है, इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉडी एक्सपीरियंस ना करे,
तो अगर हम इसको उठा के वापस लेके जाएंगे तो 100 जूल ही हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है एम और ये हो गया कैपिटल एम, ये इन्फिनिटी पे रखा है, तो इस बॉडी का कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं है, फोर्स भी जीरो है, एनर्जी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल भी जीरो होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक लाना है पी तक, ठीक है, और पी डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वीपी, और ये मास को इन्फिनिटी से अगर पी तक लेके आए तो कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, या यहां तक आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी पी पॉइंट तक, ये हो जाएगी जो मास लेके आ रहे हैं हम वो वीपी मल्टीप्लाई एम। ठीक, और वीपी हमने अभी क्या निकाला था, वो था माइनस के जी एम डिवाइड बाय जो भी इसकी डिस्टेंस है आर, और अब ये मास भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यह आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। ठीक है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर ये सेव हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल समझो, मान लेते हैं वीपी जो है हमारा वो 100, अभी जैसे मैंने पढ़ा जूल पर किलोग्राम है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो मास है वो 10 किलोग्राम मास को ये खींचता है अपनी तरफ और इस पॉइंट पर ले आता है, तो इस पॉइंट पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वीपी इंटू एम, तो माइनस के 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 1000 जूल। मतलब कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, 1000 जूल 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। अगर हमको वापस पी से इसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, अगर हम खुद लेके जाए तो हमको इतनी ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, अर्थ हो गई ये, इसकी रेडियस हो गई आर, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एम, इसको हम उठा के यहाँ तक लेके गए एच हाइट तक, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हमको निकालना है कि इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है जो कि एच हाइट है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अगर मैं U1 की बात करूं तो यहाँ पे होगी माइनस के जी एम जो मास ऑफ अर्थ है, और इसकी रेडियस कितना है आर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये हो जाएगी माइनस के जी एम, और आर की जगह हमको लेना पड़ेगा आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो कितना एनर्जी का डिफरेंस हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से जो यहाँ पे, अच्छा जैसे जैसे दूर जाती है तो वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं U2 माइनस U1। ठीक है, जो एनर्जी का चेंज हुआ है डेल्टा U। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं माइनस के जी एम आर प्लस एच माइनस, और एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस जी एम डिवाइड बाय आर। तो जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे मतलब कि कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। अब इसको सोल्व कर देते हैं, पर बच्चों इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे स्मॉल एम इसका मास भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम रखो यहाँ पे एम रखो। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, हम आर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी एम आर, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं था तो आर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, आर प्लस एच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा जी एम आर 1 माइनस, अच्छा देखो इसमें से भी मैं आर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर। ठीक है, आर से आर कट, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा इसकी पावर 1 है तो -1 हो जाएगी, तो डेल्टा U इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर 1 माइनस 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर, पावर हो गई माइनस के 1, और अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोला था, -1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो डेल्टा U इक्वल टू जी एम आर 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस अभी हमारा माइनस का था। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा जी एम आर एच अपॉन आर। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे एम लगा लेना, इसको हम बार बार ही भूल जाते हैं। ठीक है, स्मॉल एम जो इस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, इसको बार बार भूल जाते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा यू आ जाएगा हमारा जी एम एम आर स्क्वायर, और ये हो गया एच। अच्छा देखो जी एम आर स्क्वायर ये क्या होता था हमारा स्मॉल जी, ये एम और ये एच, तो इसको हम लिख सकते हैं एम
जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो गई, एम जी एच। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ग्रेविटी और ये हाइट। तो यही तो अब तक पढ़ते आए हैं, एम जी एच। किसी ऑब्जेक्ट की अगर वो हमको कैलकुलेट करनी हो पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच से कैलकुलेट करते हैं। ये नेट हो गई कितना चेंज हुई है। इससे पहले हम डायरेक्ट इसको रखते थे, पर हमको अब पता लगा है कि कैसे इसको रखते थे हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, रिलेशन निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल फील्ड में। मतलब फील्ड के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। एक मास हो गया एम, यहाँ पे स्मॉल मास रखा है एम। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है आई, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स कितना होगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस के एम आई। ठीक है, फोर्स को माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक, कितना वर्क डन करेगा यहाँ पे आने के लिए, डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ डॉट डी आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस के एम आई डी आर। ठीक है, अब क्योंकि फोर्स भी इधर है, डायरेक्शन भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो कोस 0 होता है 1। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम आई डी आर। अब एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एम को ले आएंगे इस तरफ, तो डी डब्ल्यू डिवाइड बाई एम इक्वल टू माइनस आई डी आर। ये वाली वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल। तो ये डी वी हो जाएगी, क्योंकि अगर मास से डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल मिलता है, माइनस के आई डी आर। अब हम इसको भी इधर ले जाएंगे तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के डी वी डी आर। तो चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर इक्वल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो फील्ड की इंटेंसिटी में और पोटेंशियल के चेंज होने में ये डिफरेंस होता है, और इसको ही कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, कि कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यो किस तरह चेंज हो रहा है आर के रेस्पेक्ट में। समझो, दो पॉइंट्स है ए और बी। यहाँ पे 10 जूल पर किलोग्राम है, यहाँ पे 20 जूल पर किलोग्राम पोटेंशियल है। बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर। तो इंटेंसिटी बता सकते हैं कि कितनी होगी। तो आई की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, वैसे इतने बड़े इंटरवल के लिए इसको यूज नहीं करते, काफी स्मॉल इंटरवल के लिए यूज करते हैं, पर फिर भी समझने के लिए पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, 20 माइनस 10 या 10 का चेंज हो रहा है, और 5 तो मतलब क्या आ जाएगा 2 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इंटेंसिटी। देखो बच्चों, सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते ही हैं कि सैटेलाइट छोड़े जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए हो चाहे और बाकी चीज़ों की स्टडी के लिए। तो सैटेलाइट क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अलग अलग हाइट पे, अलग अलग टाइप के सैटेलाइट अलग अलग हाइट पे रखे जाते हैं, जो उनका काम है। अब यहाँ पे एक होता है ऑर्बिटल स्पीड, जो इसका ऑर्बिट है, इसमें इसको बनाए रखने के लिए कितना स्पीड चाहिए, मिनिमम कितने स्पीड की जरूरत है इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट में रखने के लिए। ऑर्बिट मान लेते हैं एच हाइट पे है, सेंटर से डिस्टेंस हो गई आर। तो बेसिकली आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर प्लस एच। ठीक है, ये तो इसको इस ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए जो मिनिमम स्पीड की जरूरत है उसी को कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। वो कितनी होती है वो कैलकुलेट करना है। फिर आते हैं टाइम पीरियड, कि इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। दूसरा हाइट ऑफ सैटेलाइट, इसकी हाइट कितना है। ठीक है, वो सब कुछ हमको निकालना है। अच्छा देखो, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक, अंदर की तरफ, और इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों इक्वल है। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, अगर इसका मास हो गया m, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर डिवाइड बाई r, जिस डिस्टेंस पे ये सेंटर से है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो r से r कट हो गया, m से m कट हो गया, v स्क्वायर आ जाएगा जी एम आर। तो v लिखा जा सकता है अंडर रूट जी एम, चाहो तो r की जगह r प्लस एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी ऑर्बिटल स्पीड। इसको चाहो तो थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे समझो।
अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ से डिवाइड करूं तो v मेरा बदल जाएगा जी एम आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और नीचे आर प्लस एच तो है। ऐसा करना क्यों? क्योंकि ये जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है हमारा स्मॉल जी, तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू जी आर स्क्वायर जी प्लस ओ आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच, क्योंकि g की वैल्यू हमको पता है, बार बार g और m की वैल्यू क्योंकि काफी बड़ी वैल्यू है रखोगे तो कंफ्यूजन या टाइम ज्यादा लगेगा। इस r को बाहर ले सकते हैं तो v की वैल्यू आ जाएगी r अंडर रूट जी प्लस आर प्लस एच। ठीक है, ये तो हो जाती है हमारी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। उसके बाद हमको निकालना है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, अगर ये सैटेलाइट पास में हो, ज्यादा दूर ना हो, अगर एच की जो वैल्यू है और वो काफी ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, एच की वैल्यू आर के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, तो इसको आर ही मानेंगे हम। ठीक, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी जी की वैल्यू रखनी है 9.8, आर की वैल्यू कितना है जो हमारी वही है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 इंटू 10⁻6, ये बाहर ही है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो सैटेलाइट घूमेगा अगर वो अर्थ के पास होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। तो 8 किलोमीटर के आसपास उसकी स्पीड होगी हर सेकंड। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो बच्चों, टाइम पीरियड होता है एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को उसका सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहते हैं। ये तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना बड़ा चक्कर इसको लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड एच पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड होता है ये पूरी सरकमफेरेंस कितना होगी 2 पाई आर डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी होती है टाइम, तो 2 पाई आर। अच्छा v की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, v की वैल्यू से पहले जो निकली थी वो आई थी हमारी अंडर रूट जी, यहाँ पे था r और नीचे था r। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल के आई थी। यहाँ पे वैल्यू वैसे r प्लस एच है, पर मैंने अभी r ही रखी ताकि मैं इसको कट कर सकूं। इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब पहले सबको अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं, 2 पाई को बाहर रखेंगे, ठीक है, r को भी बाहर रखेंगे, इसको अंडर रूट के अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और जी और नीचे आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आर, तो टी आ जाएगा हमारा 2 पाई डिवाइड बाय आर अंडर रूट आर क्यू डिवाइड बाय जी। आर की वैल्यू अब हमें पता है वही लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय आर अंडर रूट आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइड बाय जी। ये वाली वैल्यू भी रखी जा सकती है। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा जी। अब ध्यान से देखो, जी को इधर ले आता हूं मैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जी आर प्लस एच क्यूब। ये तो हो गया पूरा का पूरा कांस्टेंट 4 पाई आर और जी। तो टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर प्लस एच क्यूब। मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। और यही तो हमने सेकंड लॉ में सेकंड थर्ड लॉ में पढ़ा था। किसके, कौन सा लॉ था वो था हमारा केपलर लॉ। ठीक है, केपलर लॉ में हमने ये तो पढ़ा था किसी सैटेलाइट का या किसी बॉडी का जो टाइम पीरियड होता है जब वो किसी दूसरी बॉडी के चक्कर लगाती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस, ये जो भी डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से वो प्रूव हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया चलो हमारा टाइम पीरियड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एल्टीट्यूड। अच्छा, अगर ये पास में हो, अगर मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट एच है वो काफी पास में है, तो तब क्या होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर जी। एच तो 0 हो जाएगा लगभग, तो आर क्यूब आ जाएगा ऊपर, तो इससे कट जाएगा तो आ जाएगा आर, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय जी।
तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे 4 पाई आर और जी की, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 84.6 मिनट। तो जो सैटेलाइट अर्थ के पास में होते हैं वो लगभग 85 मिनट में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो अर्थ के पास होंगे। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट कैसे निकालते हैं? अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, टी स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच क्यूब, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर जी। ठीक, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो आर प्लस एच क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। इधर क्यूब रूट कर देंगे, तो आर प्लस एच आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब आर को उधर ले आते हैं, तो हाइट आ जाएगी टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर माइनस के आर, इसकी जो पावर है वो है 1/3। अच्छा देखो बच्चों, अगर हमें पता है कि कोई सैटेलाइट कितना उसका टाइम पीरियड है, कि वो कितने दिन में कितने घंटों में चक्कर लगा रहा है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, और सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हम उसकी हाइट को पता लगा सकते हैं। जैसे पहले क्या करते थे लोग, जब डाटा इकट्ठा करते थे तो देखते थे कि ये जो चांद है, सूरज है, जो भी है, वो कितने दिनों में वापस हमको दिखाई देता है, मतलब एक चक्कर कितने दिनों में लगाई देता है। वो डाटा हमारे पास था टाइम पीरियड का। अब बाद में हमने रेडियस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर लिया है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इन सब को मिला के फिर हम पता लगा सकते हैं। फिर हमने पता लगाया कौन सा ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना दूर है, ठीक है। तो ये इस चीज का फायदा हुआ, ठीक। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर वो सैटेलाइट घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना है हमने अभी देखा था, पहले आर को रखते हैं आर, ये होती है gm डिवाइड बाय आर। अब चाहे तो आर की वैल्यू हम h प्लस आर भी लिख सकते हैं, यहां तक भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। देखो बच्चों, अब करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, इसकी एनर्जी कितनी होगी? सबसे पहले तो ये h हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय जो ये डिस्टेंस है r, और इस सैटेलाइट का मास जो स्मॉल है, ठीक है। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि v वेलोसिटी है तो काइनेटिक हो जाएगी 1/2 mv²। अच्छा, v कितना होता है अभी कैलकुलेट किया था, gm डिवाइड बाय r, ये होता है v। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mgm 2r, ये कह सकते हो gmm 2r। अब बस टोटल एनर्जी की बात करें, दोनों को ऐड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो -gmm_r प्लस gmm2r, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -gmm2r। तो इतना एनर्जी इसके अंदर होगी। नेगेटिव साइन का मतलब होता है अंदर की तरफ खिंची हुई है, ये इसकी अपनी जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के नहीं जा सकता। अगर हमको इसको ऑर्बिट को बाहर निकालना है, इसको सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर निकालना है, तो इतना एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। और आर की वैल्यू क्या है? अगर मैं आर की वैल्यू वही अपनी लिखूं, gmm2r प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेंटर से उसकी हाइट निकाले तो ये आ जाती है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब बात आती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है। देखो, जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मतलब इतनी एनर्जी के साथ इससे बाइंड हो रहा है। अगर हमको इस सैटेलाइट को इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बाहर आ जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर आ जाए और अर्थ को छोड़ के चला जाए। तो जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट से उसको हटाने के लिए। तो अर्थ के ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी एनर्जी होती है -gmm2r। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी ही एनर्जी चाहिए, वो भी gmm2r, ठीक है। मान लेते हैं कोई सैटेलाइट है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है 1000 जूल है, मान लेते हैं 1000 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उस टाइम पे, या टोटल एनर्जी है एक हाइट पे, तो उसको रिमूव करने के लिए 1000 जूल एनर्जी ही देनी पड़ेगी ताकि वो ऑर्बिट को छोड़ सके, ठीक है। अब आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
देखो बच्चों, अब आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट जो फिक्स पोजीशन पे होते हैं, ये रिवॉल्व नहीं करते, अर्थ के साथ साथ घूमते हैं। अर्थ 24 घंटे में चक्कर लगाता है, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएंगे। इनकी हाइट कितना होना चाहिए अर्थ के सरफेस से, ये हमको निकालना है। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एच होता है हमारा T²R²G डिवाइड बाय 4π² पावर की 1/3 माइनस के R। सारी वैल्यूज को रखेंगे। टाइम पीरियड जो कि हमारा इनका टाइम पीरियड होना चाहिए 24 घंटे। आर की वैल्यू हमको पता ही है 6400 किलोमीटर, और बचता है जी हमको पता ही है, आर भी पता है। सारी वैल्यू रखने के बाद हमको मिलता है लगभग 36,000 किलोमीटर। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं 36,000 किलोमीटर पर अर्थ के पास होते हैं, और ये चक्कर अर्थ के साथ साथ लगाते हैं, ये अपने आप नहीं घूमते हैं। किसी फिक्स पोजीशन को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे ही होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है 24 घंटे होना चाहिए। ठीक है, इनकी हाइट होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर। दूसरा, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ घूमती है ना, उसी टाइप से इसको घूमना चाहिए। और इनकी जो स्पीड होनी चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड जो होनी चाहिए, वो लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्थ के साथ साथ ही इनको रहना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो बच्चों, आते हैं पोलर सैटेलाइट जो पोल के ऊपर घूमते हैं। ठीक है, और ये काफी नीचे होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड लगभग 100 मिनट के अंदर ही होता है। और दूसरी बात, इनकी जो हाइट होती है वो अप्रोक्सीमेट 500 से 800 किलोमीटर के आसपास ही होते हैं, पास होते हैं ये। ठीक है, अच्छा, इनका यूज किया जाता है सर्वेइंग के लिए, कहीं पे पानी ढूंढना हो, ठीक है, या कहीं पे जंगल हो, कोई स्पाई पर्पस के लिए कर सकते हैं, कोई रिवर नदी वगैरह के लिए इनको यूज करते हैं। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनका काम होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इनका काम कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन दूसरे वाले का होता है, जियो स्टेशनरी। इनका काम होता है सर्वेइंग के लिए मेनली। ठीक है, अब आते हैं एस्केप स्पीड। देखो बच्चों, अब आते हैं एस्केप स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट को क्या स्पीड दे कि वो अर्थ से एस्केप हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप हो जाए। अगर अर्थ से प्रोजेक्ट करते हैं, अगर किसी दूसरे प्लेनेट से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाए, उसी को कहते हैं मिनिमम स्पीड जो चाहिए, उसी को एस्केप स्पीड कहते हैं, जो बच निकलने के लिए चाहिए। तो मिनिमम स्पीड with which a body has to project it vertically upward from the surface of earth so that it just cross the gravitational field of earth। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और कभी वापस ना आए, खुद से तो ना आए। ठीक है, अच्छा देखो, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, वो होती है -G(m(m)R। तो कितना हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी पॉजिटिव में G(m)m)R। ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी से बंधा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ, हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। शुरू में हम इसको एनर्जी देंगे, ये एनर्जी बदलेगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सीधी सी बात है। तो G(m)m) डिवाइड बाय R, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m, जो इसका मास है, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ। ठीक, m से m काट दो तो ट्रांसफर करेंगे तो VE² हो जाएगा 2Gm(r). तो एस्केप स्पीड हो गई √2Gm(r). अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं, यहाँ पे भी r लिखूं मैं, यहाँ पे भी r, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, स्मॉल g। तो ये हो जाएगा √2Gr। ठीक है, g की वैल्यू रखो, रेडियस ऑफ अर्थ लिखो, तो हमारी एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ आ जाएगी 11.2। तो वैल्यू रखने पे यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतना स्पीड दोगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एस्केप स्पीड। अच्छा देखो बच्चों, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक हल्का सा टॉपिक रह गया है, वेटलेसनेस। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वेट जीरो हो जाता है, अर्थ के किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा तो उसका वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये चैप्टर हो गया है खत्म। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।